हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम देखेंगे प्रकरण 6 स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ। जैसे कि इसके पहले हम सभी ने यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के बारे में अध्ययन किया। तो अब हम उसका प्रभाव देखेंगे कि आगे उसका प्रभाव जब लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ तो किस तरह से लोगों में परिवर्तन आए, उनके आचार विचारों में परिवर्तन आए और इस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन युग का प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी शिक्षा के भारतीय समाज जीवन पर मिले जुले परिणाम हुए। जब यहाँ पर लोग जो है शिक्षित हुए, पाश्चात्य शिक्षा से परिचित हुए, तो लोगों पर अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रभाव पड़ने लगा। नव शिक्षित समाज ने जिस पुनर्जागरण का प्रारंभ किया उसे राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ। राष्ट्रीयता अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का बीजारोपण हुआ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किससे हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण नव शिक्षित समाज ने जिस पुनर्जागरण का प्रारंभ किया था उससे हुआ। भारत में अलग अलग प्रदेशों में चलने वाले आंदोलनों के कारण विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संस्थाओं का एक सूत्रीकरण करने, राजनीतिक रूप से जागृत हुए विभिन्न दलों और लोगों को इकट्ठा करने और राष्ट्रीय हितों की समस्या की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर राष्ट्रीय आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए संपूर्ण भारतीय स्तर पर राजनीतिक संगठन खड़ा करने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि संपूर्ण भारतीय स्तर पर, एक कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रीयता संगठन खड़ा करने की आवश्यकता क्यों हुई? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारत के, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारणों से आंदोलन चल रहे थे, राजनीतिक संस्थाओं को एक सूत्रीकरण, राजनीतिक संस्थाएं जो थी, जो अलग अलग जा रही थी, उन सभी को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखना। इसके अलावा राजनीतिक रूप से जागृत हुए जो विभिन्न दल थे उन्हें इकट्ठा करके और राष्ट्रीय हित की समस्याओं को लोगों की ओर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसके लिए जरूरी था कि भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन अर्थात संपूर्ण भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक संगठन खड़ा हो और उसके लिए एक अनुकूल स्थिति का निर्माण भी हुआ था। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे अंग्रेजी शासन में प्रशासनिक केंद्रीकरण अर्थात एक जगह एकत्रित करना। अंग्रेजी प्रशासन के कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। तो अब एक प्रश्न बनता है कि किसके कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ? तो यहाँ पे हमें उत्तर स्वरूप मिलता है अंग्रेजी प्रशासन। या खाली स्थान के लिए यहाँ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि खाली स्थान के कारण भारत में सही अर्थ में एक छत्र शासन प्रारंभ हुआ। तो हमें उत्तर स्वरूप मिलता है अंग्रेजी प्रशासन। संपूर्ण देश में समान नीति अर्थात सभी जगह पर एक जैसी नीतियां होनी चाहिए। अलग अलग देश में, अलग अलग गांव में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नीतियां नहीं होनी चाहिए। तो अगर हमारा भारत देश है तो भारत देश में सभी जगह पर, चाहे कोई भी राज्य रहने दीजिए, प्रांत रहने दीजिए, क्षेत्र रहने दीजिए, सभी जगह एक नीति हो। विधि शासन के सम्मुख अर्थात विधि अर्थात कानून शासन के सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना किन कारणों से विकसित हुई? तो संपूर्ण देश में समान नीति, दूसरा पॉइंट विधि
शासन के सम्मुख सभी एक समान जैसी बातों के कारण लोगों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकसित हुई। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए और सेना का वेगवान गतिविधियों के लिए, वेगवान अर्थात उनकी जो चलती गति है, तो सेना की वेगवान, उसमें तेजी लाने के लिए वेगवान गतिविधियों के लिए रेल सड़कों का जाल बिछाया। जो सेना है उसकी गति को तीव्र करने के लिए, वेगवान अर्थात तीव्र करना, तो उनकी गतिविधि को तीव्र लाने के लिए उन्होंने रेल सड़कों का जाल बिछाया। परंतु इन भौतिक सुविधाओं का लाभ भारतीयों को भी प्राप्त हुआ। अंग्रेजों ने अभी रेलगाड़ी जिसकी सुविधा आज हम सभी उसका फायदा उठा रहे हैं, तो ये सब ब्रिटिश की देन है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, किंतु उसका फायदा भारतीयों को भी मिला। भारत के अलग अलग प्रांतों के लोगों का पारस्परिक संबंध बढ़ा और उनके बीच संवाद में अर्थात वार्तालाप में वृद्धि हुई और साथ ही राष्ट्र भावना बढ़ने लगी। तब एक प्रश्न बनता है कि रेल सड़कों का जाल बिछने से क्या फायदे हुए। तो पहला कि भारतीयों को भौतिक सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा, भारत के अलग अलग प्रांतों के लोगों का पारस्परिक संबंध बढ़ा। और तीसरा कि उनके बीच राष्ट्र भावना का निर्माण हुआ। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे आर्थिक शोषण की अंग्रेजों की वजह से भारतीयों का किस प्रकार से आर्थिक शोषण हुआ। तो भारत की संपत्ति का प्रवाह कई स्रोतों से इंग्लैंड की ओर बहने लगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशों का एक मूल मंत्र था कि ज्यादा से ज्यादा भारत से अधिक लाभ कमाना और उसे अपने देश की प्रगति में लगाना। तो इस तरह से जो भी व्यापार किया जा रहा था, जो भी व्यापार से मुनाफा हो रहा था, वो सभी इंग्लैंड की ओर संपत्ति जाने लगी। इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। अभी इंग्लैंड ने साम्राज्यवादी का प्रमुख उद्देश्य होता है कि किसी देश में अपना राज्य स्थापित करना और वहां से अधिक लाभ कमाकर उसे अपने देश लेकर जाना। ये साम्राज्यवादी का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर भी इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का शोषण हो रहा था। किसानों को बलपूर्वक नगदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, उनके ऊपर लगान लगाना, आर्थिक शोषण करना, फसलें लेने के लिए बाध्य करना, निरंतर आने वाला अकाल जैसे कारणों से भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डी क्यों टूट गई थी। तो पहला कारण था कि इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण भारत का आर्थिक शोषण होने लगा। दूसरा, किसानों को बलपूर्वक नगदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करते थे। तीसरा, किसानों के ऊपर लगान का बोझ था, निरंतर आने वाला अकाल, इन सभी के कारणों से भारतीय किसान की रीढ़ की हड्डियां टूट गई थी, अर्थात वे जो थे कमजोर पड़ गए थे, क्योंकि उनका सभी तरह से उनका शोषण हो रहा था, उन्हें मुनाफा नहीं मिल रहा था। पारंपरिक उद्योग धंधों का हास्य होने से बेरोजगारी बढ़ गई और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था। भारत में
जो बड़े बड़े पूंजीपति थे, उनकी वजह से जो काम करने वाले मजदूर वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, उन सभी का शोषण किया जाने लगा। और इस प्रकार से मध्य वर्ग पर नए नए कर लादे जा रहे थे। परिणाम स्वरूप लोगों के मन में असंतोष धधक रहा था। तो यहाँ पर एक कारण लिखो के लिए प्रश्न बनता है कि मध्य वर्ग या लोगों के मन में असंतोष धधक रहा था। तो यहाँ पे उत्तर स्वरूप हम लिखेंगे कि किसानों को बलपूर्वक नकदी अथवा व्यापारिक फसलें लेने के लिए बाध्य करना, लगान का बोझ, निरंतर आने वाला अकाल के कारण भारतीय किसान कमजोर पड़ गए थे। दूसरा, पारंपरिक उद्योग धंधों का हाशिया होने से बेरोजगारी बढ़ गई थी, क्योंकि सारा काम जो है वो मशीन पर आ गया था। तीसरा, कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था और इस प्रकार से मध्य वर्ग जो थे उन पर नए नए कर लादे जा रहे थे। परिणाम स्वरूप सभी लोगों में, सभी भारतीयों में, लोगों के मन में ब्रिटिश के प्रति असंतोष की भावना भड़क उठी थी। अब इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं पश्चिमी शिक्षा, कि पश्चिमी शिक्षा का भारतीयों को क्या लाभ हुआ, जिसे हम कहते हैं पाश्चात्य शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार और प्रचार के कारण न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र जैसी नई संकल्पनाओं से भारतीय परिचित हुए। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पश्चिमी शिक्षा से भारतीय किन नई संकल्पनाओं से परिचित हुए। तो पश्चिमी शिक्षा से के प्रचार प्रसार से भारतीय न्याय, स्वतंत्रता, समता और लोकतंत्र जैसी नई संकल्पनाओं से परिचित हुए। भारतीयों ने बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, मानवता, राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। पुनः एक बार एक प्रश्न बनता है कि भारतीयों ने पश्चिमी शिक्षा से किन मूल्यों को आत्मसात किया। आत्मसात करना अर्थात ग्रहण करना, अपनाना। तो यहाँ पर भारतीयों ने बुद्धिवादिता, विज्ञान निष्ठा, मानवता और राष्ट्रवाद जैसे मूल्यों को आत्मसात किया। फलतः हमारे देश का शासन चलाने में हम सक्षम हैं और इन मूल्यों के आधार पर हमारे देश की उन्नति हो सकती है। यह भावना भारतीयों में बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान होता गया वैसे वैसे नई संकल्पनाओं से भारतीय परिचित होते गए। भाषाई विविधता से संपन्न ऐसे भारत को अंग्रेजी भाषा के कारण संपर्क का एक नया माध्यम मिला। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए एक प्रश्न बनता है कि खाली स्थान के कारण भारतीयों को संपर्क का एक नया माध्यम मिला। तो किसके कारण मिला? अंग्रेजी भाषा के कारण। तो अंग्रेजी भाषा के कारण भारतीयों को संपर्क का एक नया माध्यम मिला। अब इसी कड़ी में हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीयों ने इस शिक्षा का उपयोग अपने भारत देश को स्वतंत्रता लाने में किया, अपने भारत देश की राजनीतिक स्थिति को सुधारने के लिए किया। तो भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन। अब हम देखते हैं कि भारत का प्राचीन इतिहास। कोलकाता में अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अभी यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ की। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप मिलता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना अंग्रेजों ने कोलकाता में की। या इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि कोलकाता में अंग्रेजों ने किस संस्था की स्थापना की। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि कोलकाता में अंग्रेजों ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कई भारतीय और पश्चिमी विद्वानों ने
भारतीय संस्कृति का अध्ययन प्रारंभ किया और इसी के साथ साथ संस्कृत, फारसी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध पांडुलिपियों अर्थात जो लिपि है, जो लिखने की भाषा है, तो पांडुलिपियों की जांच पड़ताल पर उन पर शोध कार्य प्रसारित किया, जिसमें डॉक्टर भाऊदाजी लाड, डॉक्टर राघो भांडारकर जैसे कुछ भारतीय विद्वानों ने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और इस तरह से हमें प्राचीन और संपन्न विरासत प्राप्त है, इसका बोध होने से भारतीयों में अस्मिता जागृत हुई, अर्थात गर्व उनमें हुआ कि हमें जो है संपन्न विरासत प्राप्त है। पुणे में भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर संस्था विगत 100 वर्षों से कार्यरत है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पुणे में कौन सी संस्था 100 वर्षों से कार्यरत है, तो पुणे में भांडारकर प्राच्य विद्या संशोधन मंदिर ये नाम है। इस नाम की संस्था लगभग 100 वर्षों से अभी भी कार्यरत है। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे समाचार पत्रों का कार्य कि किस तरह से भारतीयों को जागृत करने में समाचार पत्रों का प्रमुख योगदान रहा। इसी समय अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओं में पत्र पत्रिकाएं प्रारंभ होने लगी, प्रकाशित होने लगी, छपने लगी और इन समाचार पत्रों द्वारा राजनीतिक सामाजिक जागृति होने लगी। दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, किन समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी? तो यहाँ पर दर्पण, प्रभाकर, हिंदू, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा जैसे समाचार पत्रों द्वारा सरकारी नीतियों की आलोचना होने लगी। अब हम इसी कड़ी में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ और कब किया गया? तो हमें उत्तर स्वरूप यहाँ पर मिलता है कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, पहली अधिवेशन का आयोजन किया गया और इस अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से लगभग 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे। अब यहाँ पे रिक्त स्थान का एक प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न प्रांतों से खाली स्थान प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो यहाँ पर कितने उपस्थित थे? 72। तो एज आंसर हमको मिलता है 72, 72 प्रतिनिधि अर्थात लोग उपस्थित थे। कोलकाता के विख्यात वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष वकील व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इन सब ने मिलकर इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। और अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की भी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे। तो यहाँ पर खालिस्तान के लिए भी एक प्रश्न बनता है कि अंग्रेज अधिकारी खालिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अग्रसर थे। तो एज अ आंसर मिलता है हमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले, अंग्रेज सरकार सेना व्यय में कटौती करे जैसी मांगों का निवेदन सरकार को दिया गया था। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन में कौन सा निवेदन अंग्रेजी सरकार को दिया था? तो प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व मिले और इसके साथ ही साथ अंग्रेज सरकार सेना व्यय में कटौती करे, इन सभी मांगों का निवेदन सरकार को दिया गया था। अब इसी कड़ी में हम देखेंगे कि ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना, एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझकर उन पर विचार विमर्श करना, सभी लोगों के बीच में एकता की भावना की वृद्धि होना और राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना, यही सभी जो है ये सभी राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने होंगे कि भारत के विभिन्न भागों के लोगों को धर्म, वंश, जाति, भाषा, भौगोलिक प्रदेश आदि का भेदभाव भुलाकर एक मंच पर लाना और एक दूसरे की समस्याओं को समझ बूझकर विचार विमर्श करना, लोगों की एकता की भावना को समझना और इसके साथ साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना। अब यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल इस तरह से दो दल बन गए। तो हम देखेंगे कि कौन सा दल जो है वह नरम दल कहलाता है और किसे हम गरम दल कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नरम दल का कालखंड। अब नरम दल का कालखंड जो है वह 1885 ईस्वी से लेके 1905 ईस्वी तक माना जाता है और उसके बाद गरम दल 1905 ईस्वी से लेकर 1920 तक का जो कालखंड था उसे गरम दल कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं नरम दल कि नरम दल के संस्थापक कौन थे और उसका प्रमुख कार्य क्या था। राष्ट्रीय सभा की स्थापना के पश्चात प्रारंभ के दशक में उसका कार्य धीमी गति से परंतु निरंतरता से चलता रहा। मतलब शुरुआत के जो वर्ष थे, दशक अर्थात 10 वर्षों का समूह, तो शुरुआत के 10 वर्षों में इसका कार्य जो था वह धीरे धीरे सुचारू रूप से चलता रहा और राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता यथार्थवादी और उच्च शिक्षित थे। उनका मानना था कि संगठन का निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल के नेताओं की क्या मान्यता थी। तो नरम दल के नेताओं का मानना था कि संगठन का निर्माण, जो संगठन हम निर्मित कर रहे हैं उसका निर्माण सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए और उन पर पश्चिमी बुद्धिजीवियों के जो पाश्चात्य शिक्षा, क्योंकि वो सभी पाश्चात्य शिक्षा से पढ़े हुए थे,
तो उन सभी पर उदार मतवादी सिद्धांतों का तथा स्वतंत्रता, समता, बंधुता जैसे मूल्यों का प्रभाव था। उन्हें विधि अथवा कानून के मार्ग पर चलने में विश्वास था। वो कानून के मार्ग का पालन करते थे, अर्थात किसी भी चीज को कानून के मार्ग से पाना चाहते थे। वे आशा करते थे कि कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर मांगे रखने से अंग्रेज हमारी मांगों के साथ न्याय करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नरम दल के नेताओं की क्या मान्यता थी। तो नरम दल के नेताओं की मान्यता थी कि उन्हें अगर वे कानून अथवा विधि के मार्ग पर चलकर मांगे रखने से अंग्रेज उनकी मांगों के साथ न्याय करेंगे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नरम दल के नेता थे। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि नरम दल के नेताओं के नाम लिखो, या नरम दल के नेता कौन थे। तो नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सभी जो थे ये नरम दल के नेता थे। प्रांतीय विधि मंडल ने जनप्रतिनिधि हो, शिक्षित भारतीयों की नौकरियां मिले, बढ़ते सैनिकों में व्यय में कटौती हो, लोगों ने कानूनी अधिकारों से रक्षा हो सके, इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए जैसे विभिन्न प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने अधिवेशन में रखे। तो इस तरह से ताकि भारतीयों का विकास हो सके। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि नरम दल के नेताओं ने किन मांगों को, किन प्रस्तावों को अंग्रेजों के समक्ष रखा। तो यहाँ पर प्रांतीय विधि मंडल में जनप्रतिनिधि होने चाहिए, शिक्षित भारतीयों की नौकरियां मिलनी चाहिए, जो भी सैनिकी व्यय में कटौती हो रही है भारतीय सैनिकी व्यय में, उसमें कटौती पर रोक होना चाहिए, लोगों के कानूनी अधिकार मिल सके, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखा जाए, इत्यादि प्रस्ताव जो है वहां पर रखे गए। राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट डालने के लिए आगे चलकर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति का अवलंबन किया। अब इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे गरम दल, कि गरम दल क्या था। तो 1905 जब नरम दल का कालखंड खत्म हो गया, तो यहाँ पर 1905 से लेकर 1920 तक का कालखंड, यह कालखंड गरम दल के नेताओं का माना जाता है। अब ये नरम दल के बिल्कुल अपोजिट में थे, बिल्कुल विरुद्ध में थे। भारत के सभी नेता को राजनीतिक दृष्टि से जागरूक थे, जिनमें जाति, धर्म, भाषा और प्रांत को से परे रखकर राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर इकट्ठे आ रहे थे। और इसी में राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों और कानूनी ढंग से आंदोलन आगे ले जा सके, इनमें उनका एक मत था। फिर भी इन नेताओं के बीच आंदोलन की कार्य पद्धति को लेकर मतभेद थे। लोगों की कार्य पद्धति जो थी वह भिन्न थी। ये मतभेद जो थे वो सैद्धांतिक स्वरूप के थे। राजनीतिक आंदोलन में उत्पन्न हुए इन मतभेदों के आधार पर दो प्रमुख राजनीतिक दल बन गए। पहला बन गया शांतिपूर्वक और कानूनी मार्ग का अनुसरण करने वाले नेता, जो कि नरमपंथी के कहे गए, और स्वतंत्रता के लिए प्रखर संघर्ष करना चाहिए, यह मानने वाले गरमपंथी के नेता कहलाए। तो इस तरह से यहाँ पर दो दल में यह कालखंड, यह जो है गरम दल का कालखंड, यह दो भागों में विभाजित हो गया। एक हो गए नरमपंथी और एक हो गए गरमपंथी, क्योंकि यहाँ पर दोनों की कार्य पद्धति, दोनों का मत तो एक था, किंतु कार्य करने का तरीका जो था वो भिन्न था। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल
जिसको कहा जाता है लाल बाल पाल। तो ये तीनों जो थे ये गर्मपंथी के नेता माने जाते थे। तब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि गर्मपंथी के नेता कौन थे। तो गर्मपंथी के नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे। शुरुआत के समय में गर्मपंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र कि भारतीय जो है वह जागृत हो, तो समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मार्गों का अवलंबन किया। अब यहाँ पे एक वाक्य के लिए प्रश्न बनता है कि गर्मपंथी नेताओं ने भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए किन मार्गों का अवलंबन किया। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भारतीयों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र, राष्ट्रीय पर्व और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे मार्गों का अवलंबन किया। लोकमान्य तिलक ने केसरी और मराठा समाचार पत्रों द्वारा सरकार की कटु आलोचना की। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लोकमान्य तिलक ने किन समाचार पत्रों द्वारा सरकार की कटु आलोचना की। तो केसरी और मराठा। बंगाल प्रांत में अमृत बाजार पत्रिका गर्मपंथी विचारों का मुखपत्र था। तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए आ सकता है कि बंगाल प्रांत में खाली स्थान गर्मपंथी विचारों का मुखपत्र था। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है अमृत बाजार पत्रिका। पारस्परिक अर्थात परस्पर, उनके अंदर परस्परिक मतभेद भुलाकर लोग इकट्ठे आए, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो तथा राष्ट्र पुरुषों के कार्यों द्वारा साधारण लोगों को प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य को लेकर लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती और गणेशोत्सव पर्वों का आयोजन किया। जो गणेश जयंती, जो गणेशोत्सव आप आज मना रहे हो, ये गर्मपंथी के नेता लोकमान्य तिलक की देन है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि लोकमान्य तिलक ने शिव जयंती तथा गणेश उत्सव पर्वों का आयोजन क्यों कराया। तो पहला कारण है कि पारस्परिक मतभेद भूलकर लोग इकट्ठे आए। दूसरा, उनके बीच विचारों का आदान प्रदान हो। तीसरा, राष्ट्र पुरुषों के कार्यों द्वारा साधारण लोगों को प्रेरणा मिले। इन सभी उद्देश्यों को लेकर यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी ने शिव जयंती और गणेशोत्सव जैसे पर्वों का आयोजन कराया। उनका विचार था कि यदि राजनीतिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आए तो सरकार उन पर प्रतिबंध लगाएगी, परंतु धार्मिक उद्देश्य को लेकर लोग इकट्ठे आए तो सरकार उन पर प्रतिबंध कभी भी नहीं लगाएगी। और तिलक ने मंडाले के कारागृह में गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि गीता रहस्य ग्रंथ किसने लिखा। तो यहाँ पे उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि लोकमान्य तिलक ने। या इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लोकमान्य तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो यहाँ पर उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि लोकमान्य तिलक ने कारागृह में गीता रहस्य ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ का सार तत्व अर्थात सारांश जो था वो था कर्मयोग। कर्मयोग है और लोग भी कर्मशील बने रहे, इस पर उन्होंने बल दिया। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण हो, और इसीलिए गर्मपंथी के नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि गर्मपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान की स्थापना क्यों की। तो उत्तर स्वरूप में मिलता है अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम, आस्था रखने वाली पीढ़ी का निर्माण हो, इसलिए गर्मपंथी नेताओं ने शिक्षा संस्थान स्थापित किए। गर्मपंथी नेताओं का मानना था कि यदि लाखों करोड़ों
लोग स्वतंत्रता युद्ध में सम्मिलित होकर सरकार को चुनौती देकर संघर्ष करेगी तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि यह जो सफलता है, स्वतंत्रता है, वह किसी एक के बस की बात नहीं है। और इस पर उन सभी का एक मत था, परंतु उन्होंने आग्रह पूर्वक प्रतिपादित किया कि उन्हें सशस्त्र विद्रोह की भूमिका न लेते हुए व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और नरमपंथी नेताओं की ने आंदोलन की नींव रखी और इस प्रकार से गर्मपंथी नेताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। आगे चलकर इसका परिणाम देखने के लिए मिला कि 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी से हाहाकार मचा हुआ था। जैसे आज जो है कोरोना की महामारी से हाहाकार मचा है, उसी तरह से 1857 ईस्वी में 97 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी से हाहाकार मचा हुआ था। सैकड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे और इस महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए रैड नामक अधिकारी को नियुक्त किया गया। अभी एक प्रश्न बनता है कि प्लेग की महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए किस अंग्रेजी अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो यहाँ पर रैड नामक अंग्रेज की नियुक्ति की गई। प्लेग के रोगी की खोज निकालने के लिए तलाशी के लिए अभियान प्रारंभ किए गए। लोगों पर अन्याय अत्याचार किए गए और इसका प्रतिशोध लेने के लिए चाफेकर भाई ने उनकी हत्या कर दी, रैड की हत्या कर दी। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि चाफेकर भाइयों ने रैड की हत्या क्यों की? तो पहला कारण है कि 1897 ईस्वी में पुणे में प्लेग की महामारी ने हाहाकार मचाया था। दूसरा कि सैकड़ों लोग को मृत्यु प्राप्त हो गई थी। और नेक्स्ट था कि प्लेग के रोगी की खोज निकालने की तलाशी लेने का अभियान प्रारंभ किया गया था, किंतु रैड जो है ये लोगों पर अन्याय और अत्याचार किए जा रहा था और इसका प्रतिशोध लेने के लिए, इसका बदला लेने के लिए चाफेकर भाइयों ने उनकी हत्या कर दी। सरकार ने तिलक के साथ इस षड्यंत्र का संबंध जोड़ने का जी तोड़ प्रयास किया, परंतु इसमें वह सफल न हो पाए और इस पर भी सरकार ने बदले की भावना से लोकमान्य तिलक को कारावास में बंद कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि यह जो है प्रमुख भूमिका निभा रहा है, यह लोगों को भड़काने का कार्य कर रहा है। इसलिए जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज्य करो, तो इस तरह से उन्होंने जो है यह जो आंदोलन उग्र रूप धारण कर रहा था उसे दबाने का प्रयास किया और यहाँ पर लोकमान्य तिलक जी को कारावास की सजा दे दी।